Hello students, I hope you are all doing very good and preparing well for your exams. So आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी बेहतरीन सवाल कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में करवा दूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे और आप उस बेहतरी से समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को जिस बेहतरी से आपने आज तक कभी किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा। इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और बेहतरीन सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि अगर आपके सामने बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको tan a की वैल्यू गिवन हो बच्चे क्वेश्चन के अंदर और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करना हो, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है और अच्छा तरीका भी यही है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रेफरेंस एंगल गिवन है एंगल ए। तो अगर आपको tan a की वैल्यू सपोज मान लीजिए tan a की वैल्यू आपको सपोज दे रखी है 4/3। सो बेसिकली ये tan जो है वो एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने ये फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो यहाँ पर जो tan की रेशियो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको गिवन है 4/3, राइट बच्चे। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं लेट कर लेता हूँ बच्चे कि जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा 4k माफ़ कीजिएगा और बेस होगा बच्चे 3k, क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लेता हूँ तो अगेन वो क्या आ जाएगा बच्चे, अगेन क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, राइट। अब इसको कैसे करोगे बच्चे, अब मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हाइपोटेन्यूज भी चाहिए होगा, तो मुझे हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना चाहिए यहाँ से। तो मुझे पता है पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने बचपन में बहुत बार पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं अदर वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही मैं डालता हूँ तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और बेस की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वो 3k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकल के आएगा 16k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 और इसका हो जाएगा k स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब बेसिकली देखना, बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू निकल कर आती है यहाँ से वो आती है √25k स्क्वायर, राइट, √25k स्क्वायर। अब बेसिकली हाइपोटेन्यूज क्योंकि आपने स्क्वायर को शिफ्ट करा है तो आना प्लस माइनस था, पर क्योंकि हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम हाइपोटेन्यूज को पॉजिटिव लेके चलेंगे। और 25 का रूट होता है 5 और k स्क्वायर का रूट हो जाएगा k, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी 5k, राइट। अब मेरे पास जो है परपेंडिकुलर यहाँ मिल गया था मुझे, वो तो खैर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था और बेस भी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गया है 5k। अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि मेरे को हाइपोटेन्यूज मिल चुका है, तो अब आपको इस तरीके का कोई भी सवाल मिल जाए तो आपको पता होगा साइन थीटा अगर मुझे चाहिए तो सब मुझे जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, और मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है सर कि 4k होती है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है 5k होती है। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूँ तो यहाँ पे मुझे 4/5 मिल जाएगा। ये आपको साइन थीटा मिल गया, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको चाहिए था। एक तो आपको ही गिवन है ये वाला, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये आपने निकाल लिया। और आपको पता है tan और cot में रिलेशन होता है, तो cot a जो है 1/tan a होता है, राइट। तो यहीं से मैं आसानी से जो है tan a के जो रेशियोज हैं उसको पलट दूंगा, तो 3/4 जो है cot a भी मेरा आसानी से निकल जाता है। सेम वे में बच्चे आप cos a भी निकाल सकते हो। cos a जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस की वैल्यू अभी आपको पता होगी क्वेश्चन के अंदर गिवन भी थी 3k, और जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी आपकी जो अभी आपने फाइंड आउट की 5k, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो cos a की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी 3/5। इस तरीके से आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हो। इस तरीके का सवाल आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है, और बस वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। यहाँ पर जैसे आपको tan a दिया गया है, इसके अलावा भी कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन हो सकती है और उसके हिसाब से आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर सवाल पूछा जा सकता है, राइट बच्चे।
अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल मैंने आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया, आपको इसी तरीके से इसको जो है अटेम्प्ट भी करना है, राइट बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपसे ये बोला जा सकता है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin B equal to sin Q, then prove that एंगल B इक्वल्स एंगल Q। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने का क्या बेहतर तरीका है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर आ सकता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बहुत कुछ सिखाएगा, राइट। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है और ये भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो क्वेश्चन है एंगल B और Q को उसने बोला है एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल आपको पता होगा बच्चे, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोला जाता है, ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा होते हैं। तो एक्यूट एंगल्स बोला गया है बी और क्यू को, और ये बोला गया है कि साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर है। और यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है बच्चे, आपको एक ही ट्राइंगल लेना है, आपको डिफरेंट ट्राइंगल्स लेकर इस क्वेश्चन को करना होगा। सपोज बच्चे मैं आपके सामने जो है ये ट्राइंगल मान लेता हूँ एक वक्त के लिए, मैं जो हूँ मान लेता हूँ कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी और ये है सी, और एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू और आर, राइट बच्चे। अब यहाँ पर ये भी मैंने जो है एक्यूट ही कंसीडर करा है 90 से कम, और इसको भी मैंने एक्यूट ही जो है अज्यूम करा है। सो अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चे साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर रेफरेंस एंगल गिवन है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरे लिए रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी, यानी ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो इसके एडजेसेंट साइड है वो मेरे लिए बेस का काम करेगी। और हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होते हैं विद रेफरेंस टू द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की रेफरेंस में ही बच्चे चेंज होता रहता है परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज ये है, और इस केस में भी जो है रेफरेंस एंगल के सामने वाला जो है मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो है बेस का काम मेरे लिए ये करेगा। तो आपको पता होगा साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है बच्चे। तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर देखूँ, ये है परपेंडिकुलर, तो साइन बी बराबर बच्चे साइन क्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो मुझे पता है साइन बी की वैल्यू अगर मैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग निकालूँ तो वो निकल के आती है ए सी, दैट इज परपेंडिकुलर। और बच्चे हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, ए बी। सो ए बी नीचे आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, राइट। ए सी यानी ए सी दिस एंड ए बी इज दिस। एंड अगेन आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, ये ध्यान रखना, एंगल बी और क्यू को आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल आपको माइंड के अंदर लेके चलना है। साइन क्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं देखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है बच्चे पी आर हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू, राइट। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि अभी जो ये रेशियोज चल रही हैं आपकी ए सी अपॉन ए बी, वो सेम ट्राइंगल की चल रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया और इसको जो है ऊपर लेके चला गया, तो मैं इसको शफल करके मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों लिखा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, देखना बड़ी गौर से समझना इसको कि मैंने ऐसा लिखा क्यों। देखो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, ए सी जो है ये है, राइट, ये ए सी है, और पी आर ये है, राइट। यानी इस ट्राइंगल में इसका और इसका रेशियो जो है, इसका और इसका रेशियो, और ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर है। अगर मैं बी को, अब रेशियो बराबर है, अब रेशियो जब बराबर होती है तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आना चाहिए। रेशियो अगर इक्वल है बच्चे, रेशियो अगर इक्वल है बच्चे, तो हमारे माइंड में आना चाहिए सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। और सिमिलैरिटी हमने बहुत बार पढ़ी है, हमारे पास सिमिलैरिटी के रूल है, ट्रिपल एस जो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपके पास होता है, तीनों साइड्स का रेशियो अगर बराबर हो जाए, या फिर दो साइड्स का रेशियो और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर हो जाए, या फिर डबल एंगल क्राइटेरिया होता है, दो एंगल बराबर हो जाएं। तो ये सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया आपके पास मौजूद हैं और इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना होता है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दो साइड्स का रेशियो बराबर है, एक ए सी और पी आर का रेशियो
और एक ए बी इस वाले का और इसका रेशियो बराबर है, काश बी सी और क्यू आर का रेशियो भी बराबर हो जाता तो मेरा जो सवाल है सिमिलर हो जाता। और अगर ये सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं बच्चे, बराबर हो जाते हैं। जैसे बी सी और क्यू आर जो साइड है उसके करस्पॉन्डिंग उसके साथ में जो एडजेसेंट एंगल है ये इसके बराबर हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। तो देखिए बच्चे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, काश मेरे पास बी सी और क्यू आर बराबर हो जाता तो मेरा काम बन जाता, है ना सर। तो हमारी टारगेट क्या होगा कि बी सी और क्यू आर को का रेशियो मैं बराबर दिखा दूं। पर वो कैसे दिखाऊं सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं सर, लेट कर लेते हैं कि ए सी और पी आर और ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है के आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है, के आ रहा है। अब देखिए हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, हमें बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालना है। एक सेकेंड, बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालना है। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बी सी एंड क्यू आर। सो मैं यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकता हूँ, बड़े गौर से देखना, कि मैं ए सी को के टाइम्स पी आर बोल सकता हूँ, राइट। मैंने क्या किया बच्चे, क्योंकि आपको पता है ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, तो ए सी के टाइम्स पी आर हो जाएगा। और इसी वे में ए बी जो है क्या हो जाएगा सर, के टाइम्स पी क्यू हो जाएगा। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको दिख रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको शफल करके लिखा है, ए बी को के टाइम्स पी आर और ए सी को के टाइम्स, सॉरी ए सी को के टाइम्स पी आर और ए बी को के टाइम्स पी क्यू लिखा, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, अगर मैं बी सी को निकालना चाहूँ इस ट्राइंगल की हेल्प से, तो एक सेकंड मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से हम बी सी को निकालेंगे। तो बी सी अगर मैं निकालूँ ए सी और ए बी की टर्म्स में, तो आपका निकल के आता है बी सी। ये इस वाले ट्राइंगल में मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर निकल के आता है बी सी का जो स्क्वायर होगा और ए सी का जो स्क्वायर होगा वो आपका ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, और जो बी सी का स्क्वायर होगा वो आपका बराबर होगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, राइट। बी सी का स्क्वायर क्या होता है, बी सी हो जाएगा, हम जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर कर रहे हैं, हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि जो है साइड नेगेटिव नहीं आ सकती, इसीलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही सिर्फ कंसीडर करेंगे। ये बी सी निकाल लिया, सॉरी ये बी सी निकाल लिया। बहुत आसान था बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने बी सी ए बी और ए सी की टर्म्स में निकाल लिया। अब बड़ी ध्यान से समझना ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको इससे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। एक सेकेंड, तो मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं यहाँ पर भी इस ट्राइंगल के अंदर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर के, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं पी आर का स्क्वायर निकालने जाऊँ, सॉरी क्योंकि मुझे बी सी और क्यू आर का रेशियो दिखाना है तो मुझे वही निकालना चाहिए, पी आर नहीं, पी आर तो हमारे पास है ही। तो आर क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, राइट बच्चे। अब यहाँ पे पी क्यू को अगर मैं निकालूंगा तो निकल के आएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अगर मैं इसका रेशियो लूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ बी सी और आर क्यू का, अगर मैं रेशियो लूँ तो बी सी और आर क्यू का अगर मैं रेशियो लूँ, काश ये के आ जाए, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ काश ये के आ जाए, क्योंकि अगर ये भी के आ गया तो ऑलरेडी दो रेशियोज जो है के आए थे, तो यानी ये रेशियो भी उनके बराबर हो जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल एस सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लग जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और अपॉन में रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये तो कभी भी के नहीं आ पाएगा। तो आएगा बच्चे, देखो मैंने यहाँ पे लेट करा था, मैंने इसीलिए लेट करा था ए बी की जगह, ध्यान से देखना मैंने ए बी की जगह क्या लेट किया था, मैंने ए बी की जगह लेट किया था के टाइम्स पी क्यू, ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने इसीलिए लेट किया था। तो यहाँ से मैं उठाकर वैल्यू यहाँ डालूंगा, यहाँ से उठाकर मैं वैल्यू क्या डालूंगा बच्चे, यहाँ डालूंगा। तो यहाँ से बड़े ध्यान से समझना क्या किया मैंने कि ए बी की जगह मैंने पहले ही पी क्यू के टाइम्स पी क्यू माना हुआ था और ए सी की जगह मैंने के टाइम्स पी आर माना हुआ था। तो उस वैल्यू को उठाकर डाल दूंगा, उस वैल्यू को उठाकर डाल दूंगा यहाँ पर। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए बच्चे।
हाँ जी, थोड़ा सा वेट कीजिए बच्चे, ये लोड कर रहा है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट की गहराई तक पहुंचना होगा। आपको कॉन्सेप्ट को इस गहराई तक पहुंचना होगा कि आपको कोई भी सवाल मुश्किल ना लगे। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने क्या माना था बच्चे, के की जगह, ए बी की जगह के टाइम्स पी क्यू का, के टाइम्स पी क्यू माना था। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चे माइनस, इसको क्या माना था, के टाइम्स पी आर का स्क्वायर अपॉन अपॉन, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, एक सेकंड, ये ऊपर ही रहना चाहिए था, रुको रुको, अपॉन रूट अंडर, ये चल रहा है आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, राइट। अब बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं के स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे है रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो के बाहर आ जाएगा भाई, रूट के अंदर है तो के तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो सर आप कहेंगे कि सर ये तो कट गया, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया बच्चे, आप बहुत समझदार हो, और आपको एक चीज़ और दिख गई होगी कि ये जो मैं के लाना चाहता था वो के आ गया, यानी बी सी अपॉन में आर क्यू भी क्या आ गया सर, के आ गया, यानी तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पर समझना, एक मिनट, जब तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, हाँ जी, तो जैसे ही मैंने देखा, एक सेकंड बच्चे, ये थोड़ा सा वेट करिए बच्चे, एक सेकंड, ये ज़्यादा ज़्यादा ऊपर चला गया बच्चे। लेट्स, तो अगर यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि बी सी अपॉन में आर क्यू का जो रेशियो है वो भी बराबर हो गया, तो मैं बोलूँगा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया है। क्या लग गया है बच्चे, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा है। और जैसे ही मुझे पता लगा कि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपका लग गया, ओ ओ देखिए, तो ये वाली जो रेशियो है और ये वाली जो रेशियो है वो भी बराबर आ गई। तो जो ट्राइंगल आपका ए सी बी है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी आर और क्यू के, क्योंकि आप बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि जो ए सी है, ए सी अपॉन में पी आर बराबर था, बी सी अपॉन में आर क्यू हमने बराबर किया है, और ए बी अपॉन में पी क्यू हमें बराबर दिया गया था। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे बच्चे, बराबर। तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा सर, एंगल क्यू के बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये पूरा लिखना है आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो बच्चे इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आपको करना था। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, और ये सवाल जो है पेपर के अंदर आ सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से जो है अटेम्प्ट करना है। तीसरे क्वेश्चन को देखिए बच्चे, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और सवाल है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2,
सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ मेंशन की है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो आपकी, सॉरी ये मैंने ये गलत लगा दिया, ओके। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो जो है 0 से 90 के बीच में ही है, और a की वैल्यू b से बड़ी है। ये भी मेंशन किया गया कि a की वैल्यू b से बड़ी है। तो फाइंड करना है आपको a एंड b, फाइंड करना है आपको a एंड b। अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको ये देखना है कि साइन सॉल्यूशन देखिए बच्चे किस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से अप्रोच करेंगे। साइन a प्लस बी जो है आपका बच्चे वो 1/2 कहाँ पर होता है, तो साइन a प्लस बी जो है 1/2 कहाँ होता है, तो आप कहेंगे साइन, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू जो है किस पर है, 30 डिग्री पर, फिर 45 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, फिर सर ये किस पर है, 90 डिग्री पर। सर 30 डिग्री पर 1/2 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, बहुत प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। तो एक तो आपके पास ये मिल गया आपको। सर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो सर a प्लस बी की वैल्यू हमें मिलेगी 30 डिग्री। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत प्यारा, पहली आपको चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ इस वाली से मिलेगी, और वो मिलेगा आपको कॉस a प्लस बी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1/2 कब होती है। तो आपको पता होगा कि कॉस जो है ऐसे चलता है कि मतलब 0 पर 1 हो गया, फिर 30 डिग्री पर √3/2 हो गया, 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है साइन कॉस की, और उसके बाद जो है 60 डिग्री पर ये 1/2 होता है। तो सर ये तो कॉस 60 डिग्री पर 1/2 होता है। तो सर यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू, एक सेकेंड, a प्लस बी नहीं था वो, एक जगह a माइनस बी होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस होगा, सो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और आप जो है इस इक्वेशन को आपको बस अब सॉल्व करना है, और आपको जो है इसका आंसर निकालना होगा। कैसे करेंगे आप इस इक्वेशन को सॉल्व, आप सभी को पता होगा कि a प्लस बी अगर 30 डिग्री है और a माइनस बी अगर 60 डिग्री है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2a, और इनको दोनों को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 45 डिग्री, और ऐसे ही आप b की वैल्यू निकाल लेंगे 30 डिग्री। एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर हो गया शायद, एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पर आपका माइनस आना चाहिए था। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन उतारने में गलती हो गई है। यहाँ पर अगर माइनस होगा और यहाँ पर अगर प्लस होगा तो क्या होगा देखना ज़रा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। ये a प्लस बी था, तो ये a प्लस बी की वैल्यू है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर हो गया है, तो उसको मैं पूरा ही रब कर देता हूँ। तो ये अगर मैं पूरा रब कर देता हूँ तो आपके पास मैं दोबारा से इक्वेशन को लिख देता हूँ। तो बच्चे आपके पास इक्वेशन होगी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और a प्लस बी जो है वो होगा 60 डिग्री। तो मैं दोनों को जब जोड़ूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 90 डिग्री, और a की वैल्यू आ जाएगी सर 45 डिग्री, राइट। अब मैं यहाँ से जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ b की वैल्यू। सो b की वैल्यू होगी a माइनस 30 डिग्री इक्वल टू b, और क्योंकि a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 40, एक सेकेंड, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 15 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री। ये यहाँ पे a की वैल्यू डालूंगा ना, तो क्या है a की वैल्यू क्या है बच्चे 45 डिग्री, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया था लिखने में, यहाँ पर जो है माइनस था और यहाँ पर जो है प्लस था। तो इस तरीके से आपको बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना है। किस पर, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब सवाल चाहे यहाँ पर कोई भी एंगल आ जाए, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे दे और उसके सामने कुछ भी लिख दे, आपको देखना है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू
उस इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है ये कब होती है, किस एंगल पर होती है, वहां से आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी बच्चे? 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशन। और बड़े ध्यान से आपको जो है विद द फुल कंसंट्रेशन आपको जो है इस तरीके के सवालों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चे, ये था आपका तीसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने एक बार आता है हुआ आपको नज़र आएगा। तो सवाल है एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ को हम ले लेते हैं। सो मान लीजिए सवाल आपके पास है, एक सेकेंड। सो क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया कि आपको, हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है। अगर आपको आ जाए कि प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको प्रूव करना हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, तो आप वो किस तरीके से प्रूव करेंगे बच्चे? सबसे बेहतरीन तरीका है इसको प्रूव करने का, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ए, बी और सी, राइट। अब मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए जो रेफरेंस एंगल है उसके सामने जो है परपेंडिकुलर होता है और उसके एडजेसेंट में बेस होता है और हाइपोटेन्यूज जो है सेम रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी मैंने बात की थी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लानी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता आया कैसे, 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और बड़े गौर से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको फुल कंसंट्रेशन रखनी होगी, आपको बिल्कुल आंखें खोल कर ये समझना होगा कि जो बच्चे आपका ये वाला रिलेशन है जो मैंने भी आपको बताया था, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको साइन चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर के नीचे जो है हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेन्यूज आ जाए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो साइन थीटा बन जाता है, राइट। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या बन जाता है बच्चे? साइन थीटा बन जाता है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं बच्चे? एच स्क्वायर से। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। तो अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, राइट बच्चे। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा पी बाय एच का होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ बच्चे, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 लिखा है, इसके ऊपर भी 2 लिखा है, तो मैं ओवरऑल के ऊपर 2 लिख सकता हूँ। ये बी बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर पी बाय एच तो क्या होता है? साइन थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, राइट। ऐसे ही बी बाय एच क्या होता है सर? आप कहेंगे बी बाय एच होता है सर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से बच्चे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 दिखा सकते थे। अब आप कहेंगे सर जरूरी थोड़ी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दिखाने को आ जाए। मान लीजिए सर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस जो है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिखाना हो, तो वो भी इसी मेथड से होता है, वो भी इसी मेथड से होता है। कैसे कैसे? अच्छा, वो किस मेथड से करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से समझना। क्योंकि आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिखाना है, तो बच्चे आपको सीकेंट लाने के लिए बड़े ध्यान से समझना, सीकेंट लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? ध्यान से समझिए एक सेकंड। सीकेंट लाने के लिए, तो सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, क्योंकि कॉस की रेशियो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और जो आपका सीकेंट होता है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस लाना है तो आपको बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यहाँ पर जैसे मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया है, वहाँ पे मुझे बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बड़े गौर से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाता एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और इधर हो जाता पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर तो क्या हो जाता सर? 1 हो जाता, राइट। ये क्या हो जाता? 1। तो एच अपॉन में बी तो आपने भी पढ़ लिया, क्या होता? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता बच्चे? पी बाई बी 10 होता है। क्या होता है? 10। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो क्या कहते हैं बच्चे? टेन थीटा, राइट, टेन थीटा। तो यहाँ से मैं लिखता इसको टेन स्क्वायर
थीटा, और ये तो 1 हो जाता, तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आता तो ये बन जाता सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बच्चे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ आपको दिखाना हो तो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप इस तरीके से करेंगे। और मैंने आपको उसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बताई कि कैसे आप जो है इसको प्रूव करोगे, आपको किससे डिवाइड करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड कौन करेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कौन सी है। जैसे यहाँ पे सीकेंड थी तो मुझे पता था सीकेंड की जो वैल्यू है वो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो मुझे हाइपोटेन्यूज का डिवाइड मानना है, हाइपोटेन्यूज का नहीं, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है, सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। अब देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था अपने आप में। अब हम करते हैं एक ज़बरदस्त प्रूफ का सवाल कि अगर आपको प्रूव करना है, अगर आपको प्रूव करना है कि साइन थीटा साइन एक सेकेंड, अगर आपको प्रूव करना है कि एक सेकेंड कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर हो गया बच्चे। एक सेकंड बच्चे, एरर की वजह से मुझे रोकना पड़ेगा, तो हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके अलावा आपको कौन से चैप्टर का जो है वन शॉट चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके अलावा कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कैसी लगेगी आपको ये वीडियोस वो भी ज़रूर बताइएगा।